हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नाबार्ड ने दी 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी। इन दो जिलों को होगा फायदा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी आरआईडीएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। वहीं गिरिडीह के 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी। झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जागीरदार ने बताया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769 करोड़ 58 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पलामू के 8 प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। गिरिडीह में यह सिंचाई परियोजना पीरटांड ब्लॉक के 197 गांवों में से 165 गांवों को कवर करेगी, जिससे 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी। नाबार्ड के अनुसार दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। नाबार्ड की ओर से यह वित्तीय सहायता ऐसे समय में दी गई है जब झारखंड इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसमें कुल 81 सदस्य हैं। बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को 1,017 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपए हो गई है। हेमंत सोरेन के मंत्री ने विजयादशमी पर गुड़ाझोर को दी पुल की सौगात। महिलाएं बोलीं, नहीं मिला मैया सम्मान। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव को विजयादशमी के दिन झारखंड के जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पुल की सौगात दी है। गुड़ाझोर के पास पहाड़ से निकले निशि झरना पर बरसों से पुल निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे थे। आखिरकार विजयदशमी के दिन हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने उस पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 1,62 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण होगा और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल इस पुल का निर्माण करवाएगा। सुजीत कुमार को इस पुल का ठेका मिला है। शनिवार को मंत्री अपने समर्थकों के साथ बीहड़ गांव में पहुंचे और पुल निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर ग्राम प्रधान रामचंद्र सिंह के साथ अनेक ग्रामीण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर मंत्री ने निशि झरना से निकले नाला का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पुल के साथ वे अपने कोष से यहां करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क का भी निर्माण कराएंगे। पुल नहीं रहने की वजह से बरसात में इस गांव के लोग मुख्यधारा से कट जाते थे। पुल के शिलान्यास से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने गुड़ाझोर के ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। यहां कई महिलाओं ने उन्हें बताया कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं होने की वजह से वे सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित हैं। एक विधवा महिला ने गुहार लगाई कि पति की मौत के बाद उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिलती। मंत्री ने वहीं से फोन पर बीडीओ से जानकारी ली और कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। गुड़ाझोर गांव से सटे पहाड़ से निकला निश्चि झरना का पानी नाला की तरह गांव से होते हुए बह रहा है और झरना का पानी सिंचाई का प्रमुख स्रोत बन गया है।
नाला कच्चा होने के कारण बरसात में मिट्टी और कचरा भरा जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है। इसी नाला के पानी से इस बार यहां बेहतर धान की खेती हुई है। इसका निरीक्षण भी मंत्री ने किया। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने कहा कि इस नाला को पक्का करवा देंगे ताकि मिट्टी और कचरा न भर पाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद ग्रामीण इस झरने के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज फिर भी आदिवासियों में पैठ क्यों नहीं बना पा रही बीजेपी? हरियाणा फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर झारखंड पर है, जहां पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर चल रही है। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने कई रणनीतियों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। इनमें परिवर्तन यात्रा से लेकर अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करना शामिल है। हालांकि पार्टी के लिए झारखंड की राह आसान नहीं है। आदिवासी बहुल इस राज्य में मूल वोट ही बीजेपी से छिटक चुका है, जिसे वापस लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी करीब 26% हैं। राज्य के 5 में से 4 प्रमंडल में आदिवासियों का ही दबदबा है। झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इसी तरह लोकसभा की 14 में से 5 सीट भी आदिवासी के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास ही है। यहां 2005 से लेकर अब तक के हर चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा रहा है। झारखंड में अब तक बाबू लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और रघुबर दास मुख्यमंत्री बने हैं। रघुबर दास को छोड़कर बाकी के सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। दिलचस्प बात है कि इनमें से 4 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा अभी बीजेपी में हैं। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो 2000 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी को आदिवासी बहुल 28 में से 11 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बूते पार्टी झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब रही। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनाए गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बहुल इलाकों में करारी शिकस्त मिली। पार्टी को 28 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। गठबंधन के सहयोग से बीजेपी किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो गई। 2009 में बीजेपी को आदिवासी बहुल 9 सीटों पर जीत मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी वापसी की और फिर से आदिवासी बहुल 28 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। बीजेपी ने इस बार झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाने का प्रयोग किया। ओबीसी समुदाय के रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए यह बैकफायर कर गया। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी इलाकों में एक तरफा जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 में से 3 पर एनडीए को जीत मिली थी। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% है, जो आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। आदिवासियों के साथ मुसलमानों के मिलने से दोनों का गठजोड़ 40% के पास पहुंच जाता है। संथाल परगना और कोल्हान में आदिवासियों के साथ साथ मुसलमानों का भी दबदबा है। 2019 के चुनाव में दोनों ही इलाकों से बीजेपी साफ हो गई थी। बीजेपी इस बार इस गठजोड़ को तोड़ने की कवायद में जुटी है। जहां एक तरफ बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के आदिवासी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद कर रही है, वहीं पार्टी लोकल स्तर पर आदिवासी नेताओं को भी जुटा रही है। 2019 के बाद से अब तक बीजेपी ने दूसरी पार्टी के बाबू लाल मरांडी, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने का काम किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के जरिए वो आदिवासी सीटों को जीतने में कामयाब होगी। चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, आजसू और जेडीयू गठबंधन का कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी गठबंधन से है। झारखंड में इन दोनों गठबंधन के अलावा जेकेएलएम जैसी पार्टियां भी मैदान में उतरी हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। 2019 में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन को 47 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 25 सीटों पर ही सिमट गई। गांडेय प्रत्याशी पर नेताओं के सवाल, 5 ने भरा फॉर्म तो छठा कहां से आया? अध्यक्ष को भेजा विरोध पत्र। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो द्वारा अभी तक 20 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी के द्वारा 2 दिन पहले ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है और इस सूची में गांडेय से अकील अख्तर रिजवान को प्रत्याशी बनाया गया है। अब इस घोषणा के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं और पार्टी के नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं गांडेय विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार राजेश यादव ने भी अपना विरोध जताया है। राजेश यादव ने विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारी चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इनका कहना है कि जब गांडेय विधानसभा सीट के लिए 5 लोगों ने अपना नामांकन फॉर्म भरते हुए पार्टी कार्यालय में जमा किया था, तो आखिर छठा दावेदार कहां से आ गया? राजेश का कहना है कि जिस अकील अख्तर को पार्टी ने टिकट दिया है, वह अकील अख्तर गांडेय विधानसभा तो छोड़ दीजिए, गिरिडीह जिले से भी नहीं आता है। बातचीत में राजेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी आपत्ति और सुझाव लिखित तरीके से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को भेज दिया है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बातों को सुना जाएगा। हम यहां बता दें कि राजेश यादव उर्फ राजेश कुमार गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेता में से एक है। वर्ष 2005 में राजेश यादव भाकपा माले की टिकट पर गांडेय विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और इस चुनाव में राजेश को 6070 मत मिला था। 2009 में राजेश यादव एक बार फिर भाकपा माले की टिकट पर गांडेय विधानसभा सीट से खड़े हुए। इस बार इन्हें 18,597 मत मिला। 2014 में फिर भाकपा माले में राजेश को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में राजेश को 11,202 और 2019 में 7,408 मत मिला। 2024 के उपचुनाव में भाकपा माले ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन को समर्थन दिया और ऐसे में राजेश यादव टिकट से वंचित रह गए। अब विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले राजेश यादव ने भाजपा माले छोड़ दी और राजेश ने जयराम की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राजेश को यह उम्मीद है कि गांडेय विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार यहां से गिरिडीह जिले से बाहर के प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब इस उम्मीदवारी को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में विवाद उभर आया है। अब देखना यह होगा कि जयराम महतो इन विवादों से कैसे निपटेंगे और जो नेता तथा कार्यकर्ता रूठ गए हैं उन्हें वह कैसे मनाएंगे। भाजपा सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को बना देगी सीएम। झामुमो। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में सक्रिय दल के नेताओं के बयान न सिर्फ तल्ख होते जा रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जिससे झारखंड वासियों का भावनात्मक लगाव हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजयादशमी के दिन ही राज्य की राजनीति में बाहरी मुख्यमंत्री का मुद्दा को उठाकर राज्य के लोगों को सावधान किया। साथ ही ये कहा है कि अगर गलती से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को मुख्यमंत्री बना देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि 2014 में राज्य की जनता देख चुकी है। उस समय कैसे बहुमत मिलने पर इन लोगों ने झारखंड की माटी के बेटे की जगह छत्तीसगढ़ से आयातित नेता के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह नेतृत्व की घोषणा कर दें कि किसके हाथों में बागडोर सौंपेंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर गलती से भी इन्हें मौका मिल गया तो ये यूपी और बिहार के नेता को सीएम बना देंगे। यह बात राज्य आदिवासी, मूलवासी
और अन्य माटी पुत्रों को समझना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को राज्य में नेतृत्व का चेहरा घोषित करने की झामुमो की चुनौती पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ही झामुमो का झारखंड और झारखंडी प्रेम दिखता है। उन्हें हमारी चिंता छोड़ खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगा तो हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि झामुमो को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने जिन धनाढ्य लोगों को राज्यसभा भेजा वह कौन लोग थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल झामुमो भाजपा की लोकप्रियता से हताश, निराश और बेचैन हो गई है, इसलिए उसके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। दरअसल झारखंड की राजनीति में आदिवासी मूलवासी का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा, जिसमें आदिवासी और मूलवासी शामिल हैं, उन्हें लगता है कि समय समय पर बाहर से आकर झारखंड की सीमा में बस गए लोग उनकी हकमारी कर रहे हैं। यही वजह है कि झामुमो जैसे दलों की राजनीति में आदिवासी मूलवासी हमेशा से एक प्रमुख विषय रहा है। जब 2014 में बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने रघुवर दास को सीएम बनाया, तब से ही झामुमो इसे यह कहकर मुद्दा बनाती रही है कि झारखंड के भूमिपुत्रों को छोड़ उसने छत्तीसगढ़ी व्यक्ति को सीएम बना दिया। अब जब झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, जाहिर है कि भीतरी बाहरी और अन्य भावनात्मक मुद्दे राज्य की राजनीति में बयानों के रूप में सुनाई देते रहेंगे। पांकी का कौन बनेगा विधायक? बीजेपी कांग्रेस के बीच लड़ाई या बन रहा तीसरा कोण? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पांकी सीट पर फिलहाल डॉक्टर शशिभूषण मेहता विधायक हैं। पांकी विधानसभा का नंबर 75 है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शशिभूषण मेहता विधायक हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में पांकी से कई दिग्गज चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, अमित तिवारी, लवली गुप्ता, कांग्रेस से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, लाल सूरज के बीच टिकट की दावेदारी है। निर्दलीय के रूप में विनोद सिन्हा, भाकपा माले के प्रत्याशी बसपा जितेंद्र पासवान भी चुनाव लड़ने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा के डॉक्टर शशिभूषण मेहता एवं कांग्रेस के बिट्टू सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। वहीं तेजी से विनोद सिन्हा भी तीसरा एंगल बना रहे हैं। पांकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पांकी, लेस्लीगंज, तरहसी, मनातू एवं सतबरवा प्रखंड आता है। पांकी विधानसभा क्षेत्र की सीमा बिहार के गया और झारखंड के चतरा लातेहार से सटी हुई है। 27 अगस्त 2024 को हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार 3,22,385 वोटर हैं। पांकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक दलित वोटर हैं। कोयरी, धानु, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण वोटरों की संख्या पांकी में काफी आम मानी जाती है। 2019 डॉक्टर शशिभूषण मेहता, 2016 देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह उपचुनाव, 2000 से 2014 तक विदेश सिंह विधायक रहे। 2000 में मधु सिंह को चुनाव में जीत घोषित किया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने विदेश सिंह को विधायक घोषित किया था। 1995 संकटेश्वर सिंह, 1990 मधु सिंह, 1985 एवं 1980 संकटेश्वर सिंह, 1777 मोहन सिंह। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शशिभूषण मेहता को 98,184, कांग्रेस के देवेंद्र कुमार सिंह को 55,994, मुमताज खान को 9,419 वोट मिला था। 2016 के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के बिट्टू सिंह को 56,343, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर शशिभूषण मेहता को 52,785 एवं भारतीय जनता पार्टी के लाल सूरज को 36,028 वोट मिला था। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विदेश सिंह को 41,175, निर्दलीय के रूप में डॉक्टर शशिभूषण मेहता को 39,180, भारतीय जनता पार्टी की अमित तिवारी को 29,058 वोट मिला था।
पांकी विधानसभा क्षेत्र नक्सली हिंसा से लंबे समय से जूझता रहा है। पूरे झारखंड में पांकी विधानसभा क्षेत्र से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों में पोस्त की खेती की शुरुआत हुई थी। आज भी यह इलाका पोस्ता की खेती के लिए पूरे देश भर में चर्चित है। इलाके के खेतों तक पानी पहुंचाना आज भी एक चुनौती बनी हुई है। अमानत सिंचाई परियोजना आज भी अधूरी है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मनातू का इलाका मानव तस्करी के लिए चर्चित है। इलाके में पलायन एवं बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती। दुमका में विजयादशमी की धूम, महिलाओं में दिखा सिंदूर खेला का उमंग, नाच गाकर दी माता को विदाई। झारखंड की उपराजधानी दुमका में विजयादशमी की धूम है। मां दुर्गा के मंदिरों और पूजा पंडालों में सुहागिनों ने सिंदूर खेला खेलकर माता रानी को विदाई दी और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। साथ ही साथ मंदिरों से भक्त कलश लेकर ढोल ढाक के साथ नाचते गाते तालाब पहुंचे और कलश विसर्जन किया। विजयदशमी पर दुमका में वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। वहीं मां दुर्गा की जय जयकार से माहौल हर तरफ गूंजयमान हो रहा है। ढाक ढोल की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही है। वैसे तो सभी लोगों में काफी उमंग है, पर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। मंदिरों और पूजा पंडालों में सिंदूर खेलकर उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाकर गले मिली और उन्हें विजयादशमी की बधाई दी। महिलाओं ने मां दुर्गा से अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और समस्त समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। विजयादशमी के मौके पर मंदिरों में स्थापित कलश की विशेष पूजा की गई और फिर मां दुर्गा को विदाई दी गई। बाद में धूमधाम से नाचते गाते से श्रद्धालुओं के द्वारा नवरात्र पर स्थापित कलश को जलाशय में विसर्जित किया गया। दुमका में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन रविवार के शाम में होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में दरार। जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट की चर्चा हो रही है। ताजा मामला एनडीए का है। इसमें जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि झारखंड में गठबंधन में हिस्सा नहीं भी रहते हैं तो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। चिराग पासवान ने पहले ही झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वे झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा है, इसलिए सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो भी वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उनका आजसू और जदयू के साथ गठबंधन है। बीजेपी पहले साफ कर चुकी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वे आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन में रहेगी। हालांकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी सीटों की मांग कर रहे हैं। आजसू पार्टी 11 से 12 सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि आजसू को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीयू 4 से 5 सीटों की मांग कर रहा है। हालांकि चर्चा यह है कि नीतीश की पार्टी को एनडीए में 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर कुछ साफ नहीं है। हम पार्टी के जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनमें चतरा, पलामू और धनबाद सीटें हो सकती हैं। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी ये साफ नहीं किया है कि वे किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब मरीजों को नहीं पड़ेगा भटकना। सदर अस्पताल में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। आर्थिक कमजोर वालों को मिलेगी मुफ्त सेवा। लातेहार जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह की परिकल्पना शुक्रवार को लातेहार में शुरू हो गई। लातेहार सदर अस्पताल में महानवमी के दिन मुफ्त डायलिसिस की सुविधा आरंभ की गई। राज्य के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। दरअसल लातेहार जिले में कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 2 बार से लेकर 3 बार तक डायलिसिस करवानी पड़ती है। कई ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें सप्ताह या फिर 15 दिनों में 1 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन लातेहार जिले में
डायलिसिस की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहां के मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आर्थिक हालात से मजबूत लोग तो किसी तरह रांची जाकर डायलिसिस करवा लेते थे, लेकिन गरीब या कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती थी। डायलिसिस के अभाव में मरीज को हो रहे परेशानी की जानकारी जब लातेहार के पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह को हुई थी, तो उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से लिया। पूर्व उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और योजना बनाई कि यहां पर डीएमएफटी मद से मुफ्त डायलिसिस सेंटर आरंभ की जाएगी, जहां मरीजों को आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा। पूर्व उपायुक्त ने डायलिसिस सेंटर को सदर अस्पताल में स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए काम शुरू कराया था। हालांकि डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन से पहले ही लातेहार से उनका तबादला हो गया था। शुक्रवार को डायलिसिस सेंटर का निर्माण पूरा हो गया, जिसके बाद उद्घाटन कर दिया गया। शुक्रवार को मुफ्त डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम और उत्कर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ साथ विकास के भी कार्य में तेजी आई है। वहीं डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि डायलिसिस सेंटर के निर्माण से यहां के मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। सदर अस्पताल में 3 बेड का डायलिसिस सेंटर आरंभ कर दिया गया है। शुक्रवार को डायलिसिस सेंटर के अलावे 18 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। वहीं डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया और यहां अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी श्रेयांश, डीएस डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद समेत अन्य लोग उपस्थित थे। संथाल परगना में महिषासुर के वध पर नहीं मनाते खुशी, जानिए क्या है कारण। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि महिषासुर के आतंक से पूरा देवलोक त्राहिमाम हो गया था। उसके वध के लिए मां दुर्गा को 10 भुजाधारी चंडी का रूप धारण करना पड़ा। संथाल आदिवासी के बीच इसके उलट एक मान्यता है, वो यह कि महिषासुर उनके इष्ट पूर्वज है और मां दुर्गा ने उन्हें छल से मारा है। यही कारण है कि संथाल परगना की दशहरा मेला में विजयादशमी के दिन संथाल आदिवासी पूरे सैनिक सज्जा वाले लिबास में पहुंचते हैं और सांकेतिक रूप से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि उनके इष्ट महिषासुर को छल से मारा गया है। इतना ही नहीं, महिषासुर का असली नाम महिषासुरेन है। इनके आक्रोश से बचने के लिए मेले में खास तौर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। संथाल परगना के बलभड्डा में पिछले 200 वर्षों से दशहरा मेला का आयोजन होता आया है। यहां आम लोगों के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वो पहले सैनिक लिबास में प्रदर्शन करते हैं और मूर्ति विसर्जन से पहले भीड़ प्रतिमा पंडाल में ये कहते हुए पहुंचती है कि बता बता मेरा महिषा कहाँ है। इसके बाद पुजारी उन्हें काफी समझा बुझाकर वापस करते हैं। पुजारी मनकी तिवारी बताते हैं कि आदिवासी समाज को यह समझाया जाता है कि उनके इष्ट का वध नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें मुक्ति दी गई है। इसके बाद उन्हें माता दुर्गा का परम प्रसाद देकर वापस भेजा जाता है। गोड्डा जिला का यह प्राचीनतम मेला बलभड्डा में सदियों से चला आ रही है। इस मेले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आदिवासी टोली को मेला आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। वहीं स्थानीय पत्रकार प्रेम शंकर मिश्रा बताते हैं कि यह परंपरा काफी पुरानी है, जिसमें सांकेतिक विरोध झलकता है। कमोबेश यह परंपरा संथाल के ज्यादातर जगहों पर पुराने पूजा पंडालों में ग्रामीण इलाकों में होती है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।